आज का हमारा क्लास रहेगा मानवतावादी दृष्टिकोण कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स का सबसे पहले हम लोग संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। कार्ल रोजर्स का जन्म 1902 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1987 में। वे एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। अब देखते हैं कि वे किस लिए ज़्यादातर प्रसिद्ध थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले है सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत। दूसरा देखिए पॉजिटिव रिगार्ड, सकारात्मक दृष्टिकोण। तीसरा है पर्सन सेंटर थेरेपी, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा। देखिए चौथा है हमारा द फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, यानी कि पूर्णतः क्रियाशील व्यक्ति की अवधारणा। देखिए लास्ट है हमारा अनुभवात्मक अधिगम। ठीक है, ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं इनके लिए ही ज़्यादातर कार्ल रोजर्स प्रसिद्ध थे। ठीक है ना, ये उनका मुख्य बिंदु सब है। देखिए अब चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए कार्ल रोजर्स मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, इसमें देखते क्या आता है। देखिए मानवतावादी मनोविज्ञान वे दृष्टिकोण हैं जो व्यक्ति के संपूर्ण स्वरूप और हर व्यक्ति की विशिष्टता को देखने पर बल देता है। देखिए तो जो मानवतावादी दृष्टिकोण जो हम लोग कहते हैं ना, वो क्या करते हैं कि व्यक्ति के संपूर्ण स्वरूप और हर व्यक्ति की विशिष्टता को देखने पर बल देता है। ठीक है, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ विशेषता ज़रूर होती है, तो उसी व्यक्ति की विशेषता को देखने पर जोर देता है कौन? मानवतावादी। अब देखिए पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्राचीन लैटिन पांडुलिपियों को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई। तो पेट्रार्क क्या है? वो मानवतावाद के जनक है। ठीक है, देखिए मानवतावादी मनोविज्ञान के 3 प्रमुख प्रवर्तक हैं, यानी कि जो मानवतावादी के मनोविज्ञान है उनके कितने ये है प्रमुख प्रवर्तक? 3 हैं। अब देखते हैं कौन कौन। पहला है अब्राहम मैस्लो, दूसरा है कार्ल रोजर्स और तीसरा हमारा है क्लार्क मैस्टाकास। ठीक है, अब्राहम मास्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, जिसे तीसरी शक्ति यानी कि थर्ड फोर्स भी कहा जाता है। देखिए जो अब्राहम मास्लो है वो मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, और जो ऊपर में हम लोग पढ़े हैं पेट्रार्क जो है वो मानवतावाद के जनक है। ठीक है, इसमें अंतर आप समझ गए होंगे, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शिक्षार्थी की भावना और स्वतंत्र इच्छा शक्ति पर बल देते हैं, यानी कौन देते हैं? अब्राहम मास्लो। इसके प्रमुख समर्थक है अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स। ठीक है, यानी कि शिक्षार्थी की जो शिक्षार्थी है वे स्वतंत्र और इच्छा शक्ति पर बल देते हैं, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसके ऊपर कौन कौन बल दिए है? अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स। चलिए देखते हैं आगे मानवतावादी दृष्टिकोण की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं यानी कि सिद्धांत भी बोला जाता है, इसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें है पहला है मनुष्य सक्रिय और रचनात्मक प्राणी है, यानी कि मनुष्य क्या है? सक्रिय रहता है और वे क्या करते हैं? ये कुछ न किसी चीज़ की रचना करते ही रहते हैं, इसी के लिए रचनात्मक प्राणी कहा गया है। दूसरा है हमारा अधिगम व्यक्ति केंद्रित और व्यक्तिगत होता है, यानी कि अधिगम क्या होता है? एक व्यक्ति केंद्रित होता है, पर्सन सेंटर होता है। ठीक है, थर्ड है हमारा है व्यक्तिगत अनुभव महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यानी व्यक्तिगत अनुभव, यानी कि हम कुछ करते हैं, करके अनुभव करके जो सीखते हैं वो हमारा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, हर व्यक्ति अद्वितीय होता है, यानी कि यहाँ पे बोलते हैं कि हर व्यक्ति अद्वितीय होता है, यानी कि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ मतलब एक बोलते हैं ना कि अद्वितीय क्षमता ज़रूर होती है। हर व्यक्ति अपने में एक बहुत अच्छा होता है, सबके पास कुछ ना कुछ रहती है, कला रहती है, जो जन्मजात रहती है, जन्म से ही उनके अंदर में कुछ ना किसी चीज़ की कला अवश्य ही रहती है। कोई सिंगिंग करता है, जैसे कोई अच्छा पेंटिंग बनाना जानता है। ठीक है ना, इसी तरह से वो उनके अनुसार वो बोलते हैं कि हर व्यक्ति में अद्वितीय
कुछ ना कुछ क्षमता ज़रूर होती है। अब देखिए 5वां हमारा है, शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत और सहायक होना चाहिए। यानी कि रोजर्स बोलते हैं जो शिक्षक है वे एक प्रेरणादायक होना चाहिए और वो सहायता करे अपने बच्चों का, यानी कि छात्र की सहायता करे और छात्रों को मोटिवेट करे पढ़ने में, लिखने के लिए। ठीक है। देखिए लास्ट हमारा, देखिए शिक्षार्थियों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर जोर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना कि रोजर शिक्षार्थियों को, यानी कि जो बच्चे, जो शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, उनको क्या करते हैं, उनको स्वतंत्रता देने को कहते हैं। अब हमारा आता है कार्ल रोजर्स के प्रमुख विचार। अब देखते हैं कि कार्ल रोजर्स के क्या क्या विचार हैं। केवल वही व्यक्ति वास्तव में शिक्षित होता है जिसने ये सीख लिया हो कि कैसे सीखना है और स्वयं को बदलना है। ठीक है। मैंने महसूस किया है कि केवल वही अधिगम जो स्वयं द्वारा खोजा और अपनाया गया हो वह व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। अजीब विरोधाभास ये है कि जब मैं खुद को जैसा हूँ वैसा स्वीकार कर लेता हूँ तब मैं बदल सकता हूँ। अच्छा जीवन कोई स्थिर अवस्था नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। ये कोई मंजिल नहीं बल्कि एक दिशा है। ठीक है। देखिए जब मैं दुनिया को देखता हूँ तो निराशावादी हो जाता हूँ, लेकिन जब मैं लोगों को देखता हूँ तो आशावादी हो जाता हूँ। अब देखते हैं कार्ल रोजर्स के प्रमुख बिंदु। रोजर्स 1959 में ये जोड़ा कि किसी व्यक्ति के विकास के लिए उसे ऐसा वातावरण चाहिए जहाँ सच्चाई और पारदर्शिता हो, जहाँ स्वीकृति बिना शर्त हो, जैसे उन्हें मूल्य देकर देखा जाए, और जहाँ सहानुभूति से उसे सुना और समझा जाए। रोजर्स का मानना था कि हर व्यक्ति अपने लक्ष्यों, इच्छाओं और सपनों को प्राप्त कर सकता है जब यदि ऐसा होता है तब आत्म साक्षात्कार होता है, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। अब देखिए वो इसमें जो मुख्य बिंदु बोला गया है, ये प्रथम उसका आता है आत्म अवधारणा, यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट। अपने बारे में व्यवस्थित और स्थायी धारणाओं व विश्वासों का समूह। ठीक है। अब देखिए आत्म अवधारणा वे छवि है कि हम वास्तव में क्या है। वास्तविक आत्म, हमें क्या होना चाहिए, कर्तव्य आत्म, और हम क्या बनना चाहते हैं, आदर्श आत्म। यानी कि हम वास्तव में क्या है उसे वास्तविक आत्म कहते हैं, और हमें क्या होना चाहिए उसे कर्तव्य आत्म कहते हैं, और हम क्या बनना चाहते हैं उसे आदर्श आत्म कहते हैं। ये क्या है, ये हमारी ही एक छवि है, हमारी आत्म अवधारणा की ये 3 छवियां हैं। ठीक है। देखिए स्व मानवतावादी शब्द जो ये दर्शाता है कि हम एक व्यक्ति के रूप में वास्तव में कौन है, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसे बोलते हैं ना, वही इसमें बोला गया है कि स्व मानवतावादी शब्द ये क्या है कि हम अपने आप को क्या, असल में हम अपने आप को क्या देखते हैं। ठीक है। हमारी आत्म अवधारणा को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक हैं। एक है बचपन के अनुभव और दूसरा है हमारा दूसरों के द्वारा किया गया मूल्यांकन। देखिए आत्म अवधारणा के 3 घटक होते हैं। पहला हमारा है सेल्फ वर्थ, यानी आत्म मूल्य। ये वह राय है जो आप अपने बारे में रखते हैं और अपने आप को दी जाने वाली महत्व को दर्शाता है। ठीक है। और दूसरा हमारा देखिए सेल्फ इमेज, यानी कि आत्म छवि। आप अपने आप को कैसे देखते हैं या अपने बारे में क्या सोचते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेल्फ इमेज, यानी हिंदी में आत्म छवि कहते हैं। तीसरा देखिए हमारा है आइडियल सेल्फ, यानी आदर्श वे रूप जिसमें आप स्वयं को देखना या बनना चाहते हैं। हम सबका कोई ना कोई आइडियल सेल्फ है, जैसे कि कोई टीचर, यानी कि हम किसी टीचर से प्रभावित होते हैं तो हम बोलते कि नहीं हमें भी ऐसे ही टीचर बनना है फ्यूचर में, उसे ही आदर्श स्व कहते हैं। ठीक है।
देखिए, अब मुख्य बिंदु के अंतर्गत दूसरा पॉइंट हमारा आता है सामंजस्य और विसमंजस, जिसे इंग्लिश में कांग्रेस और इनकांग्रेस कहते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है। सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ, सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ। ठीक है ना, जैसे कि इनकांग्रेस, ये जो है इसे इनकांग्रेस कहते हैं और इसे कांग्रेस। अब मैं समझाती हूँ कि आखिर कैसे समझे इनकांग्रेस क्या होता है और कांग्रेस क्या होता है। देखिए, जो विसामंजस्य होता है ना, उसमें क्या होता है कि सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ में बहुत कम समानता होती है। ठीक है, ये क्या होता है कि व्यक्ति जैसा खुद को देखता है और जैसा वे बनना चाहता है, इनमें अंतर होता है। इनमें काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलती है। आइडियल सेल्फ मतलब कि जो सेल्फ इमेज है और जो वे बनना चाहता है आइडियल सेल्फ, दोनों के बीच में हमें काफ़ी अंतर देखने को मिलती है। इस स्थिति में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्म साक्षात्कार कठिन होता है। ठीक है, अब देखिए, जब व्यक्ति का आदर्श आत्मा उसके जीवन के वास्तविक अनुभवों से मेल नहीं खाता, वहाँ क्या होता है कि इनकॉन्ग्रुएंस। ठीक है, जब हमारी वास्तविकता हमारी आत्म अवधारणा से मेल नहीं खाती, तब विसमंजस होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर है क्या? नहीं है, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी अंतर हमें देखने को मिली, ये दोनों ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं। ठीक है ना, और यहीं पे देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस होता है, यानी कि जो सेल्फ इमेज है और आइडियल सेल्फ, इसके बीच में अंतर हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, बहुत ही कम मिलती है। दोनों में समानता हमें देखने को मिलती है, लेकिन अंतर हमें यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए सामंजस्यपूर्ण, यानी कि सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ काफ़ी हद तक मेल खाते हैं। व्यक्ति अपनी वास्तविकता और आकांक्षाओं में सामंजस्य पाता है। ऐसे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है। जब व्यक्ति का आदर्श आत्म उसके वास्तविक अनुभवों से मेल खाता है, अनुभव और चेतना के बीच सामंजस्य होना ही सामंजस्य कहलाता है। ये व्यक्ति के आदर्श आत्म छवि और उसके वास्तविक अनुभवों के बीच का संतुलन है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए, तीसरा हमारा पॉइंट आता है पॉजिटिव रिगार्ड, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, अब देखिए, रोजर्स के अनुसार दूसरों से सकारात्मक स्वीकृति और प्रेम की आवश्यकता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक दृष्टिकोण। जैसे कि मानवता, सम्मान, स्नेह और प्रेम, ये सब हमें दूसरों से मिलना चाहिए ताकि हम मूल्यवान महसूस करें। यानी कि उसमें क्या, हमें अगर किसी से प्रेम मिलता है या स्नेह मिलता है, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए टीचर है और उसके स्टूडेंट है, तो टीचर से जब बच्चे को स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है, तो क्या करता है, वो बहुत खुश होता है और उसमें पॉजिटिव, ये जो सकारात्मक होता है ना, वो उसमें और ज़्यादा आने लगती है। तो वो क्या करेगा, रोज़ स्कूल लाएगा, अच्छे से पढ़ेगा। ठीक है, समझ रहे ना, उसे ही कहते हैं। अब देखिए, इसके अंतर्गत आता है दो, यानी कि पहला हमारा आता है कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड, जिससे बोलते हैं शर्त युक्त सकारात्मक दृष्टिकोण। इसमें आता है आपका, जैसे कि यानी किसी को शर्तों के आधार पर मूल्य देना या स्वीकार करना। ठीक है ना, शर्त के आधार पर कंडीशन रखा जाता है वहाँ। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, मैं तुमसे तभी प्यार करूँगी जब तुम LTR पास करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेम किसी उपलब्धि के शर्त पर आधारित है, यानी कि वहाँ पे बोला गया है कि तुम जब LTR क्रैक करोगे तभी मैं तुमसे प्यार करूँगी। समझे, तो यहाँ पे शर्त रखा गया है। अब देखिए अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, इसमें क्या होता है कि बिना शर्त सकारात्मक दृष्टिकोण इसे कहते हैं। यहाँ पे बिना शर्त के ही हमें क्या करते हैं कि सकारात्मक, यानी कि उसको अपनाते हैं बिना शर्त रखे। देखिए,
बिना किसी शर्त या मूल्यांकन के किसी को स्वीकार करना और सम्मान देना। ठीक है, ये रोजर्स की शिक्षा का सबसे मानवीय पहलू है। अब चौथा बिंदु हमारा आता है अनुभवात्मक अधिगम। इसमें क्या होता है कि कार्ल रोजर्स ने अधिगम के दो प्रकार बताए हैं। पहला है जो सोचने और समझने से जुड़ा है, जैसे कॉग्निटिव लर्निंग, और दूसरा हमारा है जो अनुभवों के माध्यम से होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या जो सोचने और समझने से जुड़ा होता है, जो हम सोचते हैं और समझते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए अनुभव के माध्यम से जो होता है, यानी जो हम अनुभव करके करते हैं। ठीक है, पांचवा हमारा आता है पर्सन सेंटर थेरेपी, व्यक्ति केंद्रित परामर्श चिकित्सा। इसमें क्या होता है ना कि इसे व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा या रोजेरियन थेरेपी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति यानी कि क्लाइंट को अपनी चिकित्सा में सक्रिय भूमिका निभानी होती है, जबकि चिकित्सक निर्देशक नहीं बल्कि सहायक होता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, क्लाइंट केंद्रित थेरेपी, मानवतावादी चिकित्सा, प्रकट अनुभव आधारित चिकित्सा। ये क्या है, ये इसके अन्य नाम हैं। एक सामंजस्यपूर्ण चिकित्सक जो बिना शर्त सकारात्मक दृष्टिकोण और सहानुभूति देता है, किसी असुरक्षित व्यक्ति को रचनात्मक, उत्तरदायी और विकासशील बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें दिया है और जब चिकित्सक सच्चा, स्नेही और बिना मूल्यांकन वाला वातावरण देता है तो व्यक्ति अपने पूर्ण सामर्थ्य तक विकसित हो सकता है। देखिए 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन सक्सेस ऑफ दिस थेरेपी। इसमें पहला आता है हमारा जेन्युइननेस, प्रामाणिकता। दूसरा है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, बिना शर्त सम्मान। तीसरा एम्पैथी यानी कि सहानुभूति। देखिए छठा हमारा पॉइंट है, यानी कि 6 नंबर पॉइंट हमारा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्म साक्षात्कार। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य, इच्छाएं और आकांक्षाएं प्राप्त करना चाहता है। जब ऐसा होता है तो आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार तब होता है जब आदर्श आत्मा और वास्तविक आत्मा के बीच सामंजस्य होता है। रोजर्स ने ऐसे व्यक्ति को पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति यानी कि फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन कहा है। ठीक है, देखिए 7 नंबर पॉइंट हमारा है सजैव मूल्यांकन। ये मनुष्य की जन्मजात क्षमता को दर्शाता है, यानी कि सजैव मूल्यांकन के अंतर्गत आता है कि इसमें ये क्या करता है कि मनुष्य की जन्मजात क्षमता को दर्शाता है, जिससे वे जान सकते हैं कि उनके जीवन में क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है और वही मार्ग चुनते हैं जो उन्हें कल्याण और संतोष की ओर ले जाए। अब देखिए हमारा 8 पॉइंट में आता है अर्थपूर्ण और निरर्थक अधिगम। ठीक है, इसमें देखिए रोजर्स इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग इन हिज थ्योरी। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला आता है कॉग्निटिव, यानी कि केवल रटना बिना समझ के। एक्सपीरियंशियल, यानी कि इसमें है अनुभव पर आधारित अधिगम। ठीक है, एक होता है मीनिंगलेस, एक होता है मीनिंगफुल। अनुभवात्मक अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें छात्र खोज और अन्वेषण के माध्यम से सीखते हैं, यानी कि अनुभव करके सीखते हैं। ये एक विद्यार्थी केंद्रित पद्धति है जो हर छात्र की आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रखती है। अब हमारा देखिए 9 नंबर पॉइंट में आता है कार्ल रोजर्स के अनुसार शिक्षक की भूमिका। ठीक है, इसमें है रोजर्स का मानना था कि शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, ऐसे अधिगम को संभव बनाता है। ठीक है, अब देखिए टीचर मतलब किस तरह की भूमिका रखना चाहिए टीचर्स को।
देखिए, पहला है हमारा अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण, यानी कि जहाँ बच्चे यानी कि छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वहाँ का जो वातावरण है वो सकारात्मक होनी चाहिए। क्लासरूम में सकारात्मक वातावरण होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए, शिक्षार्थी के उद्देश्य को स्पष्ट करना। तो यानी कि शिक्षार्थी के जो भी उद्देश्य है, वहाँ पे जो टीचर्स है उसके उनके उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, तीसरा, शैक्षिक सामग्री को व्यवस्थित करना और उपलब्ध कराना, यानी कि टीएलएम जैसे कहा जाता है, उसको क्या कराना चाहिए कि उपलब्ध करवाना चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसे। फोर्थ में देखिए, शिक्षार्थियों के साथ भावनाएं और विचार साझा करना बिना प्रभुत्व जमाए, ठीक है। यानी कि शिक्षक क्या करेंगे कि शिक्षार्थी की क्या कमी है, क्या उनकी बाधाएं हैं, क्या उन्हें चाहिए, ये सब उसके साथ में विचार विनिमय करेंगे, ठीक है, और उनकी जो भी कठिनाई है उनको दूर करेंगे। देखिए, 10th नंबर में हमारा आता है कक्षा में स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले गुण। इसमें क्या कहते हैं कि कार्ल रोजर्स ने अपनी पुस्तक फ्रीडम टू लर्न, जो कि 1983 में बताया कि कक्षा में स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रमुख गुण आवश्यक है। इसमें पहला आता है हमारा शिक्षण में सहायता करने वाले व्यक्ति की वास्तविकता। दूसरा है सम्मान देना, स्वीकृति और विश्वास प्रदान करना। तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण समझ विकसित करना, ठीक है। अब देखिए 11 जो मुख्य बिंदु है उसका 11 नंबर पॉइंट। पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति वह होता है जो अस्तित्व परक जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। वे वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से जीने में सक्षम होते हैं। जैसे रचनात्मक उत्साह, चुनौतियाँ, जैसे अनुभवों के लिए खुलापन, अस्तित्वपरक जीवन जीना, अनुभवजन्य स्वतंत्रता, अपनी आंतरिक प्रकृति पर विश्वास और रचनात्मक। ये सभी गुण फुली फंक्शनिंग पर्सन को परिभाषित करते हैं, ठीक है। एक फुली फंक्शनिंग पर्सन के मतलब उनके इसमें क्या होना चाहिए, ये जो जितने भी पॉइंट्स है ये सब रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 12th नंबर पॉइंट में प्रासंगिकता, अनुप्रयोग और शैक्षिक प्रभाव। ठीक है, इसमें पहला आता है व्यक्तिकृत अधिगम। इसमें होता है कि हर छात्र की आवश्यकता अनुसार अधिगम होना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थी केंद्रित पद्धति। इसमें है छात्र अधिगम का केंद्र होता है, ठीक है। विद्यार्थी केंद्रित में छात्र ही मतलब केंद्र में होता है। स्वप्रेरित अधिगम, छात्र स्वयं अधिगम की दिशा तय करता है। सकारात्मक अधिगम वातावरण, इसमें क्या होता है कि छात्र सुरक्षित और प्रेरित महसूस करते हैं। सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देना, इसमें ताकि छात्र सीखने के लिए स्वयं प्रेरित हो। अनुभव आधारित अधिगम, अनुभव के माध्यम से सीखना, ठीक है। रचनात्मक का विकास, छात्रों की कल्पना शक्ति और नवीन सोच को प्रोत्साहन, ठीक है। भावनाएं और ज्ञान दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में अलग नहीं किया जाना चाहिए। तो यहीं तक था हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कार्ल रोजर्स का मानवतावादी दृष्टिकोण।